नमस्कार साथियों। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में या कह सकते हो कि भारत के जो शासन व्यवस्था के विषय में अलग अलग बातों की चर्चा किया, जो हमारे पीटी के लिए या जो कि आप लोग देने जा रहे हैं 67, उसके लिए ये थोड़ा बहुत आपको फायदा करेगा। इसी क्रम में आज हम लोग तीसरी वीडियो आपके सामने ला रहे हैं और ये जो वीडियो है ये पहले ही वीडियो का विस्तारित स्वरूप है। उसमें हम लोगों ने कई सारी चर्चाएं की। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो राज्य के विषय में पढ़ेंगे और राज्य के विषय में जब हम लोग देखें तो जैसे हम लोगों ने केंद्र यानी कि जैसे हम लोगों ने देखा कि पहले वाले वीडियो में जैसे हमने देखा कि संसदीय व्यवस्था है भारत में शासन का, तो उस संसदीय व्यवस्था में जो एक व्यवस्थित स्वरूप दिया गया है कि संसदीय व्यवस्था में जो हमारे संसद का गठन किया जाएगा, उस संसद के गठन में अगर हम लोग देखें तो इस संसद के गठन में संसद की जो कल्पना की गई है, जो व्यवस्था किया गया है, वो कुछ इस प्रकार का व्यवस्था है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो सबसे शीर्ष पर कौन होंगे, तो सबसे शीर्ष पर होंगे प्रेसिडेंट, और इसके बाद कौन होंगे, तो इसके बाद है एक सदन जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, और दूसरा सदन है जिसे हम कहते हैं लोकसभा। ठीक है, तो जब हम संसद की बात करते हैं यानी कि पार्लियामेंट की चर्चा करते हैं तो पार्लियामेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग राज्य में अगर चर्चा करें कि राज्य की विधानमंडल, तो जैसे ही राज्य की विधानमंडल की हम चर्चा करेंगे तो राज्य की विधानमंडल में भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था होगी। और यहां पर भी व्यवस्था क्या है, तो यहां पर व्यवस्था यह है कि सबसे ऊपर कौन होंगे, तो गवर्नर होंगे जिन्हें हम लोग राज्यपाल कहते हैं। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा अपर हाउस जिसे हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, हम इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इसे हम कहते हैं। और इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर इसको कहा जाता है, यानी हिंदी में अगर इसको हम कहें तो इसे हम कहते हैं राज्य का विधानमंडल। इन्हें हम कहते हैं राज्य का विधानमंडल। तो अगर ये पूछा जाए कि राज्य के विधानमंडल में कौन कौन होंगे, तो इसमें होंगे राज्यपाल, विधान परिषद इसे हम कहते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद, ठीक है, और साथ साथ में विधान सभा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य का ये पूरा एक इकाई के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग ये देखें कि इनकी चर्चा, यानी कि ये जो गवर्नर और ये जो कह सकते हो कि ये एक प्रकार की भारतीय संसदीय प्रणाली का एक व्यवस्था है, जिसे केंद्र में वैसे ही राज्य में भी है। अब यहां पर पूरी अगर कहा जाए कि कितने अनुच्छेदों में अनुबंधित किया गया है या कितने अनुच्छेदों में इन सभी की यदि चर्चा की गई है, ठीक है, तो इस विषय में अगर देखा जाए तो इनकी चर्चा यानी कि पूरी तरह से जो किया गया है, यह चर्चा अनुच्छेद 152 से लेकर के, कितने अनुच्छेद से लेकर के, 152 से लेकर के, और ये पूरी तरह से ये जो चर्चा है, ठीक है, 237 तक ये चर्चा किया गया है। 152 से लेकर के 237 तक इनकी चर्चा की गई है। अब अगर हम लोग एक एक अनुच्छेद को यदि हम लोग देखते चले, अलग अलग अगर अनुच्छेदों की हम लोग चर्चा करें तो देखा जाए तो यहां पर ये भाग 6 के अंदर में है, इसके बारे में पूरी चर्चा। और भाग 6 में जो चर्चा किया गया ये 152 से 237, जिसमेम 153 से लेकर के 162 में किनकी चर्चा की गई है, तो राज्यपाल की राज्य में चर्चा किया गया है। 168 अनुच्छेद से लेकर के 212 के बीच में राज्य के विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद की चर्चा की गई है। और 214 से 232 के बीच में जो चर्चा किया गया है वो राज्य के हाईकोर्ट के बारे में चर्चा किया गया है। तो अगर हम लोग ये कहें कि राज्य के जो अलग अलग सरकार के अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनकी चर्चा
पूर्ण रूप से 152 से 237 के बीच में किया गया है। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट को एकदम याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग अगर देखें तो राज्यपाल के विषय में हम लोग सबसे पहले कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। सबसे पहला यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राज्यपाल किसी एक राज्य का जब राज्यपाल होता है और उसके कार्यकाल की यदि बात किया जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति के बाद यदि कार्यकाल की चर्चा की जाए तो यह कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, यह कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और कार्यकाल के साथ में एक पॉइंट यहां पर हम लोग को याद रखना है कि यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं कि ये होल्ड करेंगे पोस्ट, तो यहां पर वर्ड यूज किया जाता है टिल द प्लेजर, टिल द प्लेजर टू द प्रेसिडेंट। इसका मतलब यहां पर यह होता है कि राज्यपाल जो राज्य के हैं ये राष्ट्रपति के हिंदी में वर्ड यूज करते हैं कि प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका मतलब है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी उनके पद से हटा सकते हैं, यानी 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं बिना किसी कारण बताओ, यानी कि अलग से कोई कारण बताओ नोटिस इनके लिए जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग एक और चीज को देखें कि राज्यपाल जब किसी राज्य के नियुक्त होते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें एक से अधिक राज्य का अतिरिक्त प्रभार भी दे सकते हैं। और जब अतिरिक्त प्रभार देंगे तो क्वेश्चन पूछ देता है कि तब इनके वेतन का निर्धारण कौन करेगा, तो इनके वेतन का निर्धारण कौन करेंगे, तो इनके वेतन का निर्धारण करेंगे, इनके वेतन का निर्धारण करेंगे भारत के राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ऑब्वियस है कि ये वेतन पहले के जो इनके वेतन मिल रहे थे उनसे कुछ ज्यादा तो होगा, परंतु ये कितना होगा इसका निर्धारण करेंगे भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके अलावा हम लोग को यहां पर एक और चीज को याद रखना है कि कभी कभी राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी किया जाता है, ठीक है, स्थानांतरण किया जाता है। और ये किनके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ देगा जब स्थानांतरण किया जाएगा तो कार्यकाल पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो मान लीजिए कि किसी एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है और जब इन्हें यहां पर नियुक्त किया जा रहा है तो इनका कार्यकाल कितना होगा, तो इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। जैसे हम लोग अभी पहले एक राज्य से इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी दूसरे राज्य में, यानी कि राज्य बी में इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है और ए राज्य में इन्होंने मान लो कि 2.5 साल काम किया हो, ठीक है, तो अगर 2.5 वर्ष यहां पर काम किया हो, पूर्ण कार्यकाल इनका कितना है तो 5 वर्ष है, तो नए राज्य में ये कितना दिन काम करेंगे, क्या यहां पर भी 5 वर्ष काम करेंगे, तो जवाब है नहीं। इस जगह पर फिर बचे हुए 2.5 वर्ष के लिए ही ये कार्य करेंगे, यानी कि 2.5 वर्ष एक राज्य में, 2.5 वर्ष दूसरे राज्य में। अब अगर 2.5 वर्ष की जगह पर 3 वर्ष किया है तो 2 वर्ष यहां पर काम करेंगे, यदि 1 ही वर्ष यहां पर किया है तो 4 वर्ष यहां पर करेंगे। तो मतलब है कि स्थानांतरण में जो विषय लागू होगा वो पहले वाले राज्य में जो उनकी नियुक्ति हुई है 5 वर्ष, उसी के आधार पर ही उसकी गणना किया जाएगा। क्या राज्यपाल एक राज्य से अधिक राज्य के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं? जी हां, बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या एक राज्य के राज्यपाल को दोबारा फिर उसी राज्य के राज्यपाल में नियुक्त किया जा सकता था? पूर्ण एकदम किया जा सकता है, कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ यदि इनके शक्ति के बारे में चर्चा किया जाए तो इनकी शक्ति ठीक वैसे ही है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास है, यानी राष्ट्रपति के पास जैसे एग्जीक्यूटिव पावर है, राष्ट्रपति के पास जैसे लेजिस्लेटिव पावर है, राष्ट्रपति के पास जैसे जुडिशरी पावर है, तो ठीक इसी तरह के पावर राज्यपाल के पास भी है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है और साथ साथ जुडिशरी पावर भी राज्यपाल के पास है। इनमें अगर हम लोग देखें तो एग्जीक्यूटिव पावर के तहत में जैसे राष्ट्रपति कई सारी नियुक्तियां करते हैं तो राज्यपाल भी कई सारी नियुक्तियां करते हैं। राष्ट्रपति जैसे वहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तो उसी तरह से यहां पर ये चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति जैसे केंद्र के मंत्री को नियुक्त करते हैं तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सभी मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी नियुक्तियां जिसमें एक इंपॉर्टेंट नियुक्ति है जिससे हम लोग कहते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है, यानी जिससे हम सभी लोग कहते हैं महाअधिवक्ता। जिस तरह से केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, तो इनकी नियुक्ति भी जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो मेंबर होते हैं, इन्हें भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इन्हें भी नियुक्त करते हैं राज्यपाल। इसके अलावा राज्य महिला आयोग, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इस तरह का मतलब यहां पर यह है कि राज्यपाल कई सारी नियुक्तियां राज्य में ठीक वैसे करते हैं जैसे केंद्र में हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा वो नियुक्तियां की जाती है।
इसके अलावा विधायिका के अंग के रूप में राज्यपाल कार्य करते हैं। और विधायिका के अंग के रूप में मतलब यहां पर यह है कि जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि राज्यपाल जो हैं वह राज्य के विधानमंडल के सदस्य तो नहीं है। जिस प्रकार से केंद्र में यदि हम लोग देखें कि केंद्र में राष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, उसी तरह से राज्यपाल भी राज्य में किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राज्य विधायिका के संबंधित कई सारे कार्यों का यह निष्पादन करते हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो ठीक वैसे ही है जैसे कि केंद्र में है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का सत्र बुलाएंगे, राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाएगा। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का विघटन कर सकते हैं अगर मुख्यमंत्री ऐसा उनसे कहें। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में संदेश भेज सकते हैं। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में अभिभाषण कर सकते हैं और अभिभाषण ये 2 बार करेंगे। एक बार तब करेंगे जबकि वर्ष का पहला सत्र होगा और दोबारा तब करेंगे जबकि विधानसभा का यदि चुनाव होता है और नई विधानसभा का जब गठन किया जाएगा तो उस समय भी ये उसे संबोधित करेंगे। इसके अलावा राज्यपाल राज्य के विधान परिषद में, ठीक है, राज्य के विधान परिषद जिस राज्य में है उसमें कुल जो सदस्य हैं, ठीक है, यहां पर इसको ध्यान से रखिएगा कि राज्य के विधान परिषद में कुल सदस्य का 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। यहां पर सदस्य की संख्या इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि हर राज्य में अलग अलग होगा और वो कितने होंगे उनमें से, यानी कि टोटल जो सदस्य होंगे विधान परिषद का उनमें से 1/6 का राज्यपाल के द्वारा ही मनोनयन किया जाएगा, कला साहित्य विज्ञान, ठीक है, समाज सेवा के क्षेत्र से। तो अलग अलग क्षेत्रों से ये नियुक्ति करेंगे। तो ये राज्यपाल का अधिकार के विधायक का अधिकार में अगर हम लोग देखते हैं। दूसरा कि राज्यपाल के इसी अधिकार में हम लोग एक और चीज को देखते हैं कि राज्यपाल विधेयकों पर अपनी अनुमति भी देते हैं और जब तक राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं दे दें तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनेगा। यहां पर भी हम लोग को ध्यान रखना है कि धन विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति हमेशा मिलेगी और इसके अतिरिक्त किसी विधेयक पर राज्यपाल अपनी अनुमति को रोक भी सकता है, या नहीं तो राज्यपाल उस विधेयक को अगर उसे ऐसा लगे कि यह विधेयक केंद्र के किसी विषय से संबंधित है या केंद्रीय जो विषय है यदि उसका अतिक्रमण कर रहा है तो उस विधेयक को यह राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति के समक्ष इसे भेजा जा सकता है। यह भी अधिकार राज्यपाल के पास होता है। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो अब वो विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी प्रकार के निर्णय से संबंधित होगा, यानी कि राष्ट्रपति के निर्णय उस विधेयक पर अंतिम निर्णय माना जाएगा। ये राज्यपाल के ये अधिकार में है। विधायक का अधिकार में अगर हम लोग देखें, इसके अलावा राज्यपाल के पास विवेक अधिकार भी है। विवेक अधिकार का मतलब यहां पर है कि यदि कभी ऐसा होता है कि किसी भी सदस्य को यानी किसी भी दल को यदि विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो अंतिम रूप से राज्यपाल के पास ये मामला आ जाता है कि राज्यपाल अपने विवेक से किससे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। क्लियर? तो ये वाला इनके पास भी एक तरह से कहा जाए कि विवेक की शक्ति के रूप में है। इसके अलावा राज्यपाल के पास एक और शक्ति है जैसे न्यायिक शक्ति। केंद्र में जैसे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति है तो राज्यपाल के पास भी न्यायिक शक्ति प्राप्त है। अब राज्यपाल के पास जो न्यायिक शक्ति है वो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति से थोड़ा अलग हट करके है। क्यों हट करके है? क्योंकि राष्ट्रपति हर प्रकार के निर्णय जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, वो जो भी विषय रहे हो उससे संबंधित वह दया याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं, यानी दया दे सकते हैं। राज्यपाल के पास भी अधिकार है लेकिन अधिकार को कुछ सीमित किया गया है। सीमित क्या किया गया है कि राज्यपाल सैनिक न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय पर किसी प्रकार का दया याचिका की सुनवाई नहीं करेंगे। राज्यपाल संघ से संबंधित अपराध से रिलेटेड अगर कोई मामला उनके सामने आएगा तो उस पर वो किसी प्रकार का निर्णय नहीं करेंगे। तो ये मामला राज्यपाल के पास है। अब ये इस आधार पर यदि हम लोग देखा जाए तो इस आधार पर राज्यपाल के जो शक्ति है वह कैपिटल पनिशमेंट में भी राज्यपाल की शक्ति को सीमित किया गया है। तो इस प्रकार से राज्यपाल की शक्ति अपेक्षाकृत राष्ट्रपति की शक्ति का जो न्यायिक शक्ति प्राप्त है उसकी तुलना में थोड़ा सा कम है। इसके अलावा राज्यपाल इन सभी कार्यों के अतिरिक्त वह सभी कार्य करते हैं जैसा कार्य संविधान ने उन्हें उबंधित किया है। ठीक है, तो ये तो राज्यपाल की शक्ति के बारे में हम लोग ने देखा। अब इसके अलावा राज्यपाल को जब नियुक्त किया जाता है तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किस आधार पर उन्हें नियुक्त किया जाता है, ये एक विषय छूट गया था, इसको भी आप समझते चलिए क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आ सकता है।
राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित मामले पर सबसे पहला यह होता है कि हर एक नियुक्ति में हम लोग इस बात को लिखते हैं, द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। राज्यपाल के विषय में भी ये सभी पॉइंट्स तो हम लोग लिखेंगे ही, सिटीजन ऑफ इंडिया। मिनिमम एज अगर राज्यपाल के रूप में देखा जाए तो ये 35 वर्ष निर्धारित है। साथ ही साथ किसी सदन का सदस्य नहीं हो, दिवालिया ना हो। अतिरिक्त इन सभी के अतिरिक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट्स को हम लोग याद रखें कि जब भी किसी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस राज्य का निवासी वह ना हो, तभी उन्हें उस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो इस पॉइंट्स को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अब जब हम लोग राज्यपाल को पढ़ लेते हैं तो राज्य की विधानसभा के बारे में चर्चा होती है। राज्य में जो विधानमंडल है उसमें दो भाग उसका है, यानी सदन का अगर हम लोग कहें, एक भाग है जिसे हम लोग कहते हैं विधानसभा, और दूसरा क्या है तो जिसे हम कहते हैं विधान परिषद। विधान परिषद और विधानसभा ये राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं। विधान परिषद राज्य का ऊपरी सदन, अपर हाउस, और विधानसभा लोअर हाउस है। हालांकि ये ऊपरी सदन तो है, लेकिन शक्ति के मामले अगर हम लोग देखें तो विधानसभा के पास शक्तियां प्राप्त ज्यादा हैं। जिस भी दल को विधानसभा में अधिक बहुमत होगा, सरकार वही बनाएगी। विधान परिषद, विधानसभा तो हर राज्य में है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, कुछ सीमित राज्यों में ही विधान परिषद है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो विधान परिषद इस समय केवल और केवल कहां कहां है, तो विधान परिषद इस समय यूपी में है, विधान परिषद इस समय बिहार में है, विधान परिषद इस समय महाराष्ट्र में है, विधान परिषद इस समय कर्नाटक में है, विधान परिषद तेलंगाना में है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में है। यानी कि इन राज्यों में विधान परिषद है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि विधान परिषद इस समय मात्र 6 राज्य में है। पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन अब केवल और केवल 6 राज्य में ही विधान परिषद इस समय है। दूसरी बात को हम लोग को यहां पर याद रखना होगा कि विधान परिषद जो है यह राज्य का अपर हाउस है, लेकिन विधान परिषद का गठन किया जाए, विधान परिषद को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया जाए, ये सभी निर्णय राज्य के विधानसभा के अधीन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्रोसीजर को हम लोग समझ लीजिए। किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का जो गठन किया जाएगा, यह गठन किया जाएगा राज्य के विधानसभा के द्वारा विशेष बहुमत से जो अनुशंसा होगी, उसी अनुशंसा के आधार पर केंद्र में संसद इस पर विचार करेगी और संसद इसे साधारण बहुमत प्रक्रिया से पास करेगी, तभी किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा। और राज्य की विधानसभा यदि अनुशंसित कर देती है अपने विशेष बहुमत प्रक्रिया के द्वारा कि राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया जाए, तो संसद इस पर विचार करेगी और संसद के द्वारा ही राज्य की विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि राज्य की विधान परिषद का गठन या विघटन करने का जो शक्ति प्राप्त है, वैसे तो संसद को है, परंतु संसद इस पर तभी विचार करेगी जब राज्य की विधानसभा के द्वारा इस तरह के प्रस्ताव को अनुशंसित किया जाएगा। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अभी कितना है, तो कुल विधान परिषद जो है इस समय मात्र 6 राज्य में है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, अपर हाउस है, सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट को याद रखना है कि यह कुल कितना होगा, 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कितना होगा, तो 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ही होगा। ठीक है, यानी उस राज्य की जो विधानसभा है उसका 1/3 की नियुक्त ये कर सकते हो कि विधान परिषद की सदस्यों की संख्या होगी, लेकिन किसी भी हालत में 40 से कम नहीं होना चाहिए। 1/3 होगा विधानसभा का, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को याद रखिएगा। विधान परिषद कैसा सदन है, तो ये परमानेंट हाउस है, अस्थाई सदन है। सदन कैसा है, तो अस्थाई है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, तो यहां पर जैसे
कार्यकाल इनका 6 वर्ष का कार्यकाल होगा और हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इनके रिटायर करते चले जाएंगे, उनके जगह पर नए सदस्य आते चले जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अगर देखें कि विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव अलग अलग प्रकार से निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। यानी विधान परिषद के 1/3 सदस्य का निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है एमएलए के द्वारा। इसी तरह से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है, तो 1/3 जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन किया जाता है, ठीक है, स्टेट के कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जैसे कि पंचायत के द्वारा, ठीक है, या फिर म्यूनिसिपैलिटी, या फिर इसी तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसके अलावा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है ग्रेजुएट्स के द्वारा। अब ये ग्रेजुएट्स के द्वारा जो किया जाता है, यहां पर ध्यान ये रखा जाए कि ये जो ग्रेजुएट्स होंगे, ये ग्रेजुएशंस इनका 3 वर्ष पहले हुआ होना चाहिए, ठीक है, यानी कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ग्रेजुएट्स तो होंगे, ठीक है, लेकिन ये ग्रेजुएट्स कितने दिन के होंगे, तो कम से कम इन्हें 3 साल पहले इन्होंने ग्रेजुएशन किया हो। इसी तरह से 1/12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाएगा वो किनके द्वारा किया जाएगा, तो किनके द्वारा किया जाएगा, तो टीचर्स के द्वारा किया जाएगा, वैसे शिक्षक जो कि माध्यमिक कक्षा में या इससे अपर क्लासेस में ये पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 एमएलए, लोकल बॉडीज, जिससे हम लोग बोल सकते हैं पंचायत म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि जिससे लोकल बॉडीज के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1/12 ग्रेजुएट्स के द्वारा और 1/12 टीचर्स के द्वारा किया जाएगा, जो कि हायर सेकेंडरी या इससे ऊपर के कक्षा के हैं। अब शेष जो बचे होंगे, यानी कि 1/6 जो होंगे, ये नॉमिनेट किए जाएंगे, ये नॉमिनेटेड होंगे। और इन्हें नॉमिनेट कौन करेगा, तो अभी हम लोग देख ही रहते हैं कि इन्हें नॉमिनेट करेंगे राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनका नॉमिनेशन किया जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है कि इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से सदस्यों का चयन किया जाएगा। तो इसको हम लोग को याद रखना होगा कि किस प्रकार से इन्हें नियुक्त किया जाता है। और सभी राज्य की जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का चयन विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसे हम लोग याद रखिए। अब इसी तरह से हम लोग अगर फिर देख लें कि जैसे कि फिर विधानसभा की यदि हम लोग चर्चा करें, तो विधानसभा तो हर राज्य में है, हर एक राज्य में विधानसभा है, और साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब है दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है। अब यहां पर अगर विधानसभा की बात की जाए, तो विधानसभा में जो सदस्य होंगे वो सभी के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके आएंगे। और ऑन एन एवरेज एक व्यवस्था ऐसा रखा गया है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाए कि 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक एमएलए करे। और अभी फिलहाल जो हमारा जनगणना को कंसीडर किया जा रहा है इन सभी पर्पस के लिए, तो वो है 1971 की जनगणना के आधार पर ही चल रहा है। और हम लोग को याद रखना है कि 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही सभी प्रकार के जो भी निर्वाचन के कार्य होते हैं उसको गणना किया जाएगा, परिसीमन को छोड़ करके याद रखिएगा, ठीक है। तो 1971 से लेके ये 2026 तक जाएगा, जिसमें कोई हम लोग को अगर याद रखना है कि सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको बढ़ा दिया गया था 2001 तक, और फिर इसे 84वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा करके 2026 तक इसको किया गया था। तो ये 2 पॉइंट्स को आप लोग कंसीडर कीजिएगा, इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा। विधानसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या की यदि बात की जाए, तो यहां पर अधिकतम संख्या कितना होगा, तो यहां पर अधिकतम संख्या कितना होगा भाई, तो 500 होगा। और न्यूनतम कितना होगा, तो न्यूनतम यहां पर लिख दिया है कि 60 होगा, ठीक है, न्यूनतम 60 होगा। अपवाद में अगर हम लोग देखें, तो अपवाद में कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि गोवा हो गया, जैसे कि सिक्किम हो गया, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि मिजोरम हो गया, या फिर पुदुचेरी को अगर हम लोग देखें, तो अगर यह पूछा जाए कि सबसे कम विधानसभा के सदस्य किसमें हैं, तो हम लोग को याद रखना होगा कि सबसे कम किसमें है, तो सबसे कम जो है ये है सिक्किम राज्य में, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या मात्र 32 है। और अगर साधारण पूछा जाए कि सबसे कम सदस्य विधानसभा में किसमें है, अपवाद के स्वरूप अगर देखा जाए, तो इसमें हो जाएगा कि पुदुचेरी। और पुदुचेरी में कितने हैं, तो पुदुचेरी में मात्र 30 सदस्य हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे कम सदस्य की संख्या
अगर राज्य के आधार पर देखा जाए तो वो सिक्किम, और अगर सभी में देखा जाए तो पुदुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें सदस्यों की संख्या मात्र 30 है। व्यवस्था यह रखा गया है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो तो 500 और न्यूनतम कितना होगा तो 7 होगा। यह व्यवस्था इसमें रखा गया है। हम लोग इसी प्रकार से इसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़े तो हर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। 5 वर्ष से पहले यदि विधानसभा में सदस्यों का स्थिति ऐसा पहुंचता है कि कोई सरकार नहीं बना सकती है तो विधानसभा का विघटन राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है और नया चुनाव कराया जा सकता है। यह व्यवस्था यहां पर है। अब इसी कड़ी में एक और चीज को हम लोग देख लें। राज्य की मंत्रिपरिषद में, जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हम लोगों ने चर्चा किया था कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 2003 के द्वारा मंत्रियों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया था कि 15% ऑफ द लोअर हाउस। ठीक है, तो ये 15% ऑफ द लोअर हाउस वाला जो क्लॉज है ये स्टेट पर भी लागू किया जाएगा। ठीक है, कि 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द लोअर हाउस। और स्टेट का फिर निचला सदन कौन सा है तो निचला सदन लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो सबसे कम यानी कि 15% होना चाहिए लोअर हाउस का। यहां पर एक प्रोविजन डाल दिया गया है कि 15% तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि किसी राज्य में सदस्यों की संख्या बहुत ही कम हो जाए, सीमित हो जाए, तब स्थिति क्या होगा। तब यहां के लिए हम लोग को याद रखना है कि यहां पर कह दिया गया कि 12 से कम नहीं होना चाहिए। ये भले ही कम हो, ठीक है, 15% हो, लेकिन अगर 15% में कहीं 12 से कम हो रहा है तो 12 सदस्य तो हर हालत में होना ही चाहिए। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में व्यवस्था है कि 10% होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। और इस तरह से दिल्ली में अगर हम लोग देखें तो करीब 7 मंत्री के आसपास में है। तो ये हम लोग मंत्रिपरिषद राज्य की यदि हम लोग चर्चा करें, राज्य के मंत्रिपरिषद ठीक वैसे ही केंद्र के जैसे ही है कि राज्य के मंत्रिपरिषद लोअर हाउस के प्रति टोटल अकाउंटेबल होते हैं, और व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो ये अकाउंटेबल हो जाते हैं किसके प्रति, तो ये होते हैं राज्यपाल के प्रति ये अकाउंटेबल होंगे। तो ये तो हो गया राज्य की विधायिका के बारे में और बाकी विधेयक। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ और प्रकाश डाल लें कि राज्य की न्यायपालिका और केंद्रीय न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हम लोग चर्चा कर लें। अब देखिए 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है, ठीक है, और जब हम लोग देखें 214 आर्टिकल में हाई कोर्ट की चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र का सबसे, आप कह सकते हैं कि अखिल भारतीय संघ का एक सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सबसे बड़ा अदालत है, और हाई कोर्ट जो है ये राज्य का सबसे बड़ा अदालत है। साधारण अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेंगे, तो ये करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और कॉलेजियम के द्वारा उनके नामों का अनुशंसा किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति अन्य जजों की नियुक्ति कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, तो उन्हें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे वार्ता करके वो करेंगे, और अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं तो कॉलेजियम जिस तरह से अनुशंसा करेगी उसी तरह से उनकी नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो कार्यकाल है ये कितना है, तो ये 65 वर्ष है। हाईकोर्ट के जजों का जो कार्यकाल है ये कितना वर्ष है, तो ये 62 वर्ष है। इसको हम लोग याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष और इसमें 62 वर्ष। हाईकोर्ट में जो जज हैं, ठीक है, यह जब कार्य करेंगे तो इन्हें कुछ विशेष, इनके लिए अगर हम लोग कहें तो कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। राज्य का जो मुख्य न्याय, राज्य के जो हाईकोर्ट होंगे, इसमें जो जजेस होंगे इनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या तय किया गया है, तो इनके लिए क्वालिफिकेशन ये तय किया गया कि जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियो में कि इनके लिए तय किया गया था कि ये 10 वर्ष या तो वकालत किया हो या 5 वर्ष ये उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। इनके बारे में भी क्या है कि ये 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत किया हो या 10 वर्ष भारतीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम किए हो। अगर ऐसा क्वालिफिकेशन रखते हैं तो हाई कोर्ट के जज ये बनाए जा सकते हैं। हाई कोर्ट के मामले में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है ये है, जजों का जो कार्यकाल है वो 62 साल है और 62 साल तक वो रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के बारे में जो चीज जो हम लोग को जाननी चाहिए और एग्जामिनेशन से पूछता है कि कार्यकाल यानी सेवानिवृत्ति के बाद क्या है, तो सेवानिवृत्ति के बाद जैसे हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ये भारत के किसी भी न्यायालय में ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज ए लॉयर, लेकिन हाई कोर्ट के बारे में है कि ऐसा कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन केवल वैसे न्यायालय में नहीं कर सकते हैं जिन न्यायालय में इन्होंने
न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। तो इसको हम लोग को याद रखना होगा। और इसके अलावा हाई कोर्ट का जो प्राइमरी जुरिडिक्शंस होता है, जो इनका हम लोग कह सकते हैं कि अपीली जुरिडिक्शंस होता है, इसमें हम लोग अगर एक चीज देखें कि प्राइमरी जुरिडिक्शंस में तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत में किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के केसेस हाई कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं। इसको हम लोग को याद रखना होगा। और इसके अलावा जैसे हाई कोर्ट के पास जो आप कह सकते हैं कि जो केसेस होते हैं, तो मूलतः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अपीलीय न्यायालय के रूप में देखे जाते हैं भारतीय न्यायिक व्यवस्था में। अब इसके बाद यानी हाई कोर्ट के बाद हम लोग के पास एक और तरह के, जैसे आप कुछ हम लोग के पास आ सकते हैं। थोड़ा सा सीएजी के बारे में आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सीएजी के बारे में, क्योंकि सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक में इनकी चर्चा की गई है। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो भारत के वित्तीय लेखा का लेखांकन करते हैं। सीएजी अपना रिपोर्ट किसको देगा, तो इसमें हम लोग को याद रखना होगा, सीएजी अपना रिपोर्ट किसको देता है, तो केंद्र में अगर है तो राष्ट्रपति को, और राज्य का है तो राज्यपाल को। तो राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन देता है। अब इसी की तरह से अगर हम लोग कुछ और चीज को अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सीएजी के बाद अगर हम लोग देखें तो एक और हमारे पास आता है कि जो हमारा कह सकते हो कि जैसे कि पंचायत व्यवस्था, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, कई मेन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। तो हम लोगों से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पंचायत व्यवस्था के बारे में सबसे पहली चर्चा कब किया गया है, तो ये किया गया है आर्टिकल 40 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, कि ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन चर्चा ये है कि पंचायत का गठन किया जाए, पंचायत की जैसे व्यवस्था यहां पर किया जाए। इस आधार पर 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में सबसे पहली बार शुरुआत किया गया, और इसके बाद कमेटी अलग अलग बनाई गई। अब यहां से कमेटी कौन कौन बनाई गई, तो कई सारे प्रश्न हम लोग के पास आ सकते हैं कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कमेटी इससे संबंधित था, इस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, ये बनाई गई। और बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा पर, और ये किस वर्ष बनाया गया, तो ये वर्ष बनाया गया था 1957 में। और बलवंत राय मेहता की कमेटी ने ही 3 स्तरीय पंचायती राज के बारे में चर्चा किया सबसे पहली बार। और फिर जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर से आरंभ भी किया। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना होगा कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सबसे पहले जो कमेटी बनी थी वो बलवंत राय मेहता की कमेटी बनी। इसके बाद 1977 में अशोक मेहता की कमेटी बनी थी। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग देखें तो फिर 1977 में एक कमेटी बनी जिससे हम लोग अशोक मेहता की कमेटी के नाम से जानते हैं। 1977 में यह बना, और इसने अनुशंसा किया था कि राजनीतिक दलों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्या नाम है, पंचायत इलेक्शंस में। इसके बाद ये जो अनुशंसा किया गया था, इसको सरकार ने फिर बहुत अधिक कर सकते हो कि इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कई कमेटियां इसके बाद बनाई गई। एल.एम. सिंघवी की कमेटी बनी, और एक कमेटी जिसे हम लोग कहते हैं पीके थुंगन कमेटी। तो पीके थुंगन कमेटी जो बनी, तो ये जो कमेटी थी पीके थुंगन जो कमेटी बनी, इस कमेटी का गठन किया गया था 1988 में। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तो मूल रूप से यदि कहा जाए तो पीके थुंगन कमेटी की अनुशंसा पर आधारित माना जाता है। हमारे यहां पर पंचायती राज को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, तो हम लोग को याद रखना चाहिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के द्वारा इसे लागू किया गया। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए कब थे, तो 1992 में, 1992 को ये संशोधन पूरी तरह से किए गए। अब एक और चीज को हम लोग याद रखना है कि भारत में पंचायती राज दिवस किस दिन मनाते हैं, तो हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में, संपूर्ण भारत में हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज के कितने स्तरीय को स्वीकार किया गया, तो पंचायत के 3 स्तरीय प्रणाली को स्वीकार किया गया, जिसमें कि लोअर स्तर पर, जैसे हम लोग अगर बिहार में देखें तो ग्राम पंचायत, इसके ऊपर में यानी मध्य स्तरीय स्तर पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपरी स्तर पर जिसे हम लोग कहते हैं जिला परिषद का गठन
किया गया, यानी पंचायत का ये त्रिस्तरीय व्यवस्था किया गया। लेकिन कुछ वैसे राज्य जहां पर जनजातीय परिषद पहले से ही काम कर रहा था, तो वहां पर 3 स्तर की जगह पर 4 स्तरीय व्यवस्था भी किया गया। जैसे अगर हम लोग देखें तो पश्चिम बंगाल में खास करके उनके जो पहाड़ी इलाके, दार्जिलिंग वगैरह के जो हिल्स हैं, ठीक है, इन जगहों पर 4 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था किया गया। पंचायत पूरी तरह से भारत में सभी राज्यों में वैसे तो लागू किया गया, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, पूर्वोत्तर राज्य यदि हम लोग देखें तो कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे कि मणिपुर के जो ट्राइबल्स रीजन्स हैं, वहां पर पंचायती राज लागू कर सकते हो कि 4 स्तरीय वहां पर लागू किया गया, क्योंकि यहां पर जनजातीय परिषद है। इसी तरह से मेघालय में अगर देखें तो पंचायती राज व्यवस्था यहां पर, चूंकि पहले से ही इन राज्यों में जनजातीय परिषद की जैसी व्यवस्था थी, तो मणिपुर हो गए, या फिर जैसे हम लोग मेघालय देखें, या फिर जैसे नागालैंड देखते हैं, इस तरह के अलग अलग जो राज्य थे, इन जगहों पर पंचायती राज। तो आपको थोड़ा सा देखना यहां पर यह होगा कि पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में एक साथ में लागू नहीं किया गया, बल्कि जहां जहां पर जनजातीय परिषद है, विशेष करके कई राज्य जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उन राज्यों में पंचायत, तो इसको थोड़ा सा देखा जाए कि पंचायती व्यवस्था उत्तर पूर्वी राज्यों के वैसे क्षेत्र में जहां पर जनजातीय परिषद है, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं किया गया, बल्कि जनजातीय परिषद को ही पंचायत के जैसा दर्जा दे दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह दिया गया। अब पंचायत के लिए जब व्यवस्था यह परिवर्तित किया गया, तो इसे कौन से अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कितने विषय इन्हें दिए गए? तो इन्हें 29 विषय टोटल दिए गए। पंचायत की अवधि कितना निर्धारित किया गया? तो पंचायत की अवधि 5 वर्ष निर्धारित किया गया। महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया? तो महिलाओं को 1/3 इसमें रिजर्वेशन दिया गया, जिसे बाद में 2005 में बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसने इसे 50% किया। फिर 2009 में संपूर्ण भारत में महिलाओं के आरक्षण को 50% कर दिया गया। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजातियों के जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये उनकी जनसंख्या के आधार पर पंचायत में किया गया। तो पंचायती राज 5 वर्ष पर चुनाव, 29 विषय और 1/3 सीट रिजर्वेशन कर दिया गया महिलाओं के लिए। अब यहां पर हम लोग को जो एक मुख्य विषय के रूप में देखा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था जब भारत में लागू किया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था के लागू हो जाने से क्या फायदा हुआ? तो इससे आधारभूत लोकतांत्रिक व्यवस्था को इससे बल मिला, यानी कि जिसे हम लोग कह सकते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी इससे सशक्त हुई, इससे मजबूत हुई। साथ ही साथ ये भी हम लोग कह सकते हैं कि यह एक स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक स्वरूप के रूप में भी इसको हम लोग देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था को। इसी तरह से 74वें संविधान संशोधन किया गया। और पंचायती राज व्यवस्था कौन से अनुसूची में है, कौन से भाग में है? तो यहां पर हम लोग याद रखना होगा कि भाग 9 में, ठीक है, ये भाग 9 में है। पंचायत विषय किसका है? तो इस पर भी हम लोग को याद रखना है कि पंचायत राज्य का विषय है। भारत में सभी चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, लेकिन पंचायत के जो चुनाव होते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, इसको याद रखिएगा। और एक दूसरा संशोधन भी, यानी कि पंचायत के बाद हमारा म्युनिसिपैलिटी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, और इसके लिए एक अलग से अनुसूची जोड़ी गई, 12 अनुसूची इसमें जोड़ा गया, और म्युनिसिपैलिटी को 18 अलग अलग विषय दिए गए, जिस विषय पर ये अपना अपना कार्य करते हैं। तो इस तरह से आपको जितना भी पॉलिटी का अलग अलग पार्ट है, यानी कि एक छोटे से समय में इसको हमने कोशिश किया कि आपको कुछ ऐसा बता दें कि ताकि इन एरिया को जरूर देखा जाए। इस एरिया को थोड़ा सा आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हम लोग से प्रयास हो सका है, तो हम लोग की तरफ से एक प्रयास है कि आप लोग को इससे मदद मिले। उम्मीद करते हैं कि इस एग्जामिनेशंस में आप सभी अच्छा करें, बेहतर करें, और भारत का एक जबरदस्त आप कह सकते हैं कि एक भविष्य के रूप में आप सभी भारत की सेवा कर सके, और उम्मीद करते हैं कि इस एग्जामिनेशंस में आपका बढ़िया प्रदर्शन हो। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.